आज से 27 साल पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला खेला गया था जिसमें पूरी दुनिया ने पहली बार एक साथ क्रिकेट के दो दिग्गजों का महामुकाबला देखा था। दरअसल दोस्तों, वो दिग्गज कोई और नहीं थे बल्कि एक थे स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न, तो वहीं दूसरे थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। एक तरफ जहां वॉर्न ने अपनी नागिन जैसी बलखाती गेंदों से उस समय पूरी दुनिया भर के बल्लेबाजों को डॉस चुके थे, तो वहीं पर दूसरी ओर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी उस समय पूरी दुनिया भर के नामी गिरामी गेंदबाजों को पीट पीट कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। यही कारण था कि उस समय पूरी दुनिया ये देखना चाहती थी कि ये दोनों दिग्गज जब आमने सामने होंगे तो आखिर आलम क्या होगा, जीत होगी सचिन की या जीत होगी वॉर्न की। फिर इसके बाद उस दिन मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो क्रिकेट के भगवान के लिए सदियों सदियों के लिए यादगार हो गया। तो वहीं पर शेन वॉर्न और पूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है 24 अप्रैल 1998 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए कोको कोला कप के फाइनल मुकाबले की। यहाँ तक अगर भारतीय टीम पहुँच पाई थी तो वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लगातार शानदार अकेले बल्लेबाजी के दम पर, और आज फाइनल खेल रही थी वर्ल्ड की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज थे। फॉर एग्जाम्पल माइकल बेवन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, कप्तान स्टीवा, गेंदबाजी में शेन वॉर्न और डेमियन फ्लेमिंग जैसे दिग्गज थे। तो वहीं पर भारतीय टीम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, गेंदबाजी में अजीत अगरकर और वेंकटेश प्रसाद जैसे दिग्गज थे। लेकिन उम्मीद तो सभी भारतीय फैंस को केवल सचिन तेंदुलकर से ही था। यही कारण था कि इस मैच से पहले दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को देखते हुए क्रिकेट पंडितों का भी यही कहना था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया टीम ही जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 के मुकाबले भारतीय टीम के प्लेइंग 11 काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन उस दिन मैदान पर सचिन नाम का एक ऐसा तूफान आया जिसमें समस्त कंगारू उड़ गए और साथ ही साथ क्रिकेट पंडितों का राय भी बदल गया। खैर, अब शारजाह के मैदान पर इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत होती है और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर चुका था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए नहीं बल्कि शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर के बीच होने वाले आपसी महासंग्राम को देखने के लिए। हाँ, यही कहेंगे तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। अब टॉस होता है और सिक्का भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन के पक्ष में गिरता है और वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवा अब मैदान पर आते हैं और आते ही एडम गिलक्रिस्ट पारी के दूसरे ओवर की चौथी ही गेंद पर अजीत अगरकर को कवर के दिशा में एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने पहले इसी एक चौके के साथ वो अपने खतरनाक इरादे को भी जग जाहिर कर देते हैं कि आखिर वो आज किस इरादे के साथ मैदान पर आए हैं। आज आते ही एक छोर से मार्कवा अपने एक एक रन के लिए छटपटा रहे थे, तो वहीं पर दूसरी छोर से आते ही एडम गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। लेकिन तभी इसी बीच पारी के चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कवा अपने इसी प्रेशर में एक जल्दबाजी कर बैठते हैं और अगरकर की गेंद पर विकेट कीपर नयन मोंगिया के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस फाइनल मुकाबले में महज 18 के स्कोर पर खतरनाक मार्कवा के रूप में पहला सबसे बड़ा झटका लग चुका था। खतरनाक मार्कवा 14 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर अब पवेलियन की ओर जा रहे थे। इसलिए अब हर भारतीय फैंस मैदान में जश्न मना रहे थे, क्योंकि मार्कवा इस पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। अगर मार्कवा थोड़ा भी पिच पर जम जाते थे तो चुटकियों में 100 रन बनाकर अपने टीम को दे देते थे। खैर, अब यहाँ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दीवार कहे जाने वाले रिकी पॉन्टिंग अब मैदान पर आते हैं, लेकिन इस दीवार को भी अगले ओवर में वेंकटेश प्रसाद ढा देते हैं और उन्हें भी सीधा रेल बनाकर पवेलियन की राह पकड़ा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस फाइनल मुकाबले में मात्र 1 रनों के भीतर ही
डिसअपॉइंटिंग के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसलिए अब हर भारतीय खिलाड़ी और हर भारतीय फैंस का खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो अब मैदान पर ही जश्न मना रहे थे। खैर, अब यहाँ से अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए और गिलक्रिस्ट का साथ निभाने के लिए अब टॉम मूडी बीच मैदान पर आते हैं। लेकिन आज गिलक्रिस्ट को तो अपने साथियों का आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं हो रहा था। वो तो आज अपने ही अंदाज में धमाकेदार शॉट खेली जा रहे थे। लेकिन तभी इसी दौरान अभी बल्लेबाजी करने आए टॉम मूडी भी अजीत अगरकर के छठे ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट के पीछे खड़े नयन मुंगिया को एक आसान सा कैच दे मार बैठते हैं और वो भी मात्र 5 गेंदों में 1 रन बनाकर सस्ते में ही अपना विकेट फेंक वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात्र 26 के स्कोर पर इस फाइनल मुकाबले में टॉम मूडी के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसलिए अब उनकी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन सिर्फ 3 विकेट खोकर अगर वर्ल्ड की सबसे ताकतवर टीम लड़खड़ा जाए तो भाई वो फिर काहे का वर्ल्ड की सबसे ताकतवर टीम। खैर, अब यहाँ से अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए और एडम गिलक्रिस्ट का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे स्मार्ट फिनिशर माइकल बेवन अब मैदान पर आते हैं। लेकिन आज गिलक्रिस्ट को तो ना किसी के आने का गम हो रहा था और ना किसी के जाने का गम हो रहा था। वो तो आज अपने ही धुन में अनाधुन चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। तो वहीं पर आते ही अब माइकल बेवन ने भी भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। आते ही वो भी अब हर गेंद पर आगे निकलकर अपने घातक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों से सिर्फ बाउंड्री से ही बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से तो गिलक्रिस्ट के खतरनाक बल्लेबाजी को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन आखिरकार गिलक्रिस्ट भी पारी के 21वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषिकेश कनिटकर को एक और बाउंड्री लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे खड़े नयन मुंगिया को वो भी कैच थमा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस फाइनल मुकाबले में 85 के स्कोर पर गिलक्रिस्ट के रूप में अब तक का चौथा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। गिलक्रिस्ट 60 गेंदों में 45 रनों की एक छोटी सी शानदार पारी खेलकर वो भी अब निराश होकर पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से माइकल बेवन का साथ देने के लिए और पारी को आगे बढ़ाने के लिए खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवा अब मैदान पर आते हैं और आते ही वो अब यहाँ से अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान घातक बल्लेबाजी कर रहे माइकल बेवन भी 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान स्टीवा के साथ हुए गलत तालमेल की वजह से बीवीएस लक्ष्मण के शानदार थ्रो के कारण कुंबले के हाथों रन आउट हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 121 के स्कोर पर इस फाइनल मुकाबले में घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे माइकल बेवन के रूप में 5वां झटका लग चुका था। माइकल बेवन भी 63 गेंदों में 45 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेलकर वो भी अब अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब 27 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक जा पहुंचा था। लेकिन अब यहां से मात्र 23 ओवरों का ही खेल बाकी रह गया था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम के हाथ में 5 विकेट शेष बच गया था। इसलिए अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए और कप्तान स्टीवा का साथ देने के लिए क्लासिकल बल्लेबाज डैरन लेहमन अब मैदान पर आते हैं और आते ही कप्तान स्टीवा के साथ मिलकर मैदान में चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और आखिरी के बचे इस 23 ओवरों से धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 151 रन निकाल लेते हैं और अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर के समाप्ति के बाद 272 रनों के एक पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। जहां शुरुआती में ऑस्ट्रेलिया टीम के एक वक्त पर लड़खड़ाती विकेटों को देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मुश्किल से 200 या 220 रन ही बना पाएगी। लेकिन वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान स्टीवा और डैरन लेहमन के आखिरी में 70 रनों की तूफानी पारी के बदौलत अब 50 ओवर में 272 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारतीय टीम के सामने
खड़ा कर चुकी थी और अब भारतीय टीम को यह कोको कोला कप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 273 रन बनाना था, जो उनके लिए आज बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप थी और साथ ही साथ इस शारजाह का पिच भी काफ़ी धीमा था। यानी कि 273 रनों का टारगेट इस पिच पर चेज करना भारतीय टीम के लिए उस समय किसी पहाड़ पर नंगे पांव चढ़ने के बराबर ही था। खैर, अब इन्हीं विपरीत हालातों में भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई भी शुरू होती है और भारतीय टीम की तरफ से इस पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब दादा सौरभ गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अब मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही दादा सौरभ गांगुली डेमियन फ्लेमिंग के पारी के शुरुआती के पहले ही 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 धमाकेदार चौका लगा देते हैं और अपने खतरनाक इरादों को भी जग जाहिर कर देते हैं और साथ ही साथ अभी से ही सभी भारतीय फैंस को भी झूमने पर मजबूर कर देते हैं। फिर इसके बाद पारी के अगले ओवर में ही क्रिकेट के भगवान भी कवर के दिशा में एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने इसी एक शॉट के साथ मानो अभी से ही वो पूरी ऑस्ट्रेलिया को कि आज हम भी डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पारी के शुरुआत में ही अब यहाँ से क्रिकेट के भगवान ऐसे खतरनाक शॉट खेल रहे थे जिस पर दादा सौरभ गांगुली घायल होने से बाल बाल बच रहे थे। भगवान के ऐसे खतरनाक शॉट को देखकर अब दादा सौरभ गांगुली तो बीच मैदान में ही थर थर काँप रहे थे। आते ही ये दोनों बल्लेबाज इस फाइनल मुकाबले में अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने का काम करने लगे थे, लेकिन तभी डेमियन फ्लेमिंग के पारी के 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार टच में दिख रहे दादा सौरभ गांगुली एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और टॉम मूडी के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को इस फाइनल के रन चेज में 39 के स्कोर पर दादा सौरभ गांगुली के रूप में पहला झटका लग चुका था। दादा सौरभ गांगुली 42 गेंदों में 23 रनों की एक छोटी सी साधारण सी पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज नैन मुंगिया अब मैदान पर आते हैं, लेकिन इसके जस्ट अगले ही ओवर में क्रिकेट के भगवान कास्त्रोवी को मिड ऑन के ऊपर से एक लाजवाब चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर मानो सबको ये लगता है कि क्रिकेट के भगवान को तो दादा के आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं हुआ हो। यही कारण था कि भगवान के इस खतरनाक अंदाज को देखकर मोंगिया ने भी अब आते ही अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। वो भी अब अपने खतरनाक अंदाज में शॉट खेली जा रहे थे, मैदान में बाउंड्री की बौछार करी जा रहे थे, लेकिन आज भगवान का क्या ही कहना था, वो तो आज बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जो भी गेंद उनके बल्ले से लग रही थी वो अब अपने आप बाउंड्री को छूने को बेताब हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ क्रिकेट के भगवान ने अपना शानदार और शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर अब ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस भगवान के इस शानदार और शतकीय पारी को देखकर अब पूरी तरह से खुशियों के लिबास में डूब चुके थे, लेकिन अभी तो क्रिकेट के भगवान का मैदान पर एक असली तूफान आना अभी बाकी था, जिससे अभी पूरी दुनिया बेखबर और अनजान थी। फिर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिकेट के भगवान ने लेग साइड के दिशा में एक और दनदनाता हुआ चौका लगा दिया, जिसे देखकर तो अब कंगारू गेंदबाजों के चेहरे के रौनक ही उड़ गए थे। लेकिन अब वक्त की वो घड़ी आ गई थी जिसे देखने के लिए लोग खास मैदान पर आए थे। अब एक तरफ थे स्पिन के जादूगर शेरनवान, तो वहीं अब दूसरे तरफ थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और फिर वार्न ने अपने इस ओवर की पहली गेंद डाली, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने आगे बढ़कर ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर वार्न पूरी तरह से हैरान हो गए। मानो सचिन ने उन्हें ऐसा पीटा था जैसे कि नेट प्रैक्टिस में किसी गली मोहल्ले के लोकल स्पिनर को
पीटता हो, लेकिन तभी इसी दौरान खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे नैन मुंगिया भी डेमियन फ्लेमिंग के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे खड़े विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में 128 के स्कोर पर नैन मुंगिया के रूप में अब दूसरा झटका लग चुका था। नैन मुंगिया भी इस फाइनल मुकाबले में 41 गेंदों में 28 रनों की एक छोटी सी अहम योगदान देकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से पारी को आगे बढ़ाने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब स्वयं भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अब मैदान पर आते हैं। लेकिन आज भगवान तो कंगारुओं की ऐसी सुताई कर रहे थे कि मानो वो आज कंगारुओं से अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी का बदला ले रहे हो। तो वहीं पर आते ही अभी से ही कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी भगवान का कंधा से कंधा मिलाकर साथ देना शुरू कर दिया था। अब एक छोर से भगवान अपनी कंगारुओं पर लगातार ठुकाई जारी रख रहे थे, तो वहीं पर दूसरी छोर से कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी आते ही अपने टीम के स्कोर को अब रॉकेट के रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा रहे थे। यही कारण था कि हर भारतीय फैंस इन दोनों बल्लेबाजों की ऐसी अटैकिंग बल्लेबाजी को देखकर अब और भी रोमांचित हो उठे थे। परंतु देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने क्रिकेट के भगवान के साथ मिलकर 68 गेंदों में 54 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप भी पूरा कर लिया। और साथ ही साथ अब क्रिकेट के भगवान भी अब अपने 97 गेंदों में 94 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। और अब भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए मात्र 14.4 ओवरों में 91 रनों की ही जरूरत थी। यही कारण था कि अब यहां से क्रिकेट के भगवान इस फाइनल मुकाबले में अब कोई भूल कर भी भूल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कई मौके पर उनके आउट होते ही भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती थी और वह विपक्षी टीम से मैच हार जाती थी। इसलिए अब यहां से क्रिकेट के भगवान बेहद ही सावधानी के साथ अब अपने टीम के स्कोर को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। चौके छक्के ना लगाकर बस सिंगल से ही अब अपना काम चला रहे थे। अब यहां से उनके बल्ले से जो भी शॉट लग रही थी, अब उस हर शॉट पर भारतीय फैंस सिर्फ जश्न का ही माहौल बना दे रहे थे, क्योंकि उनको तो अब भगवान के शतक का ही सिर्फ बेसब्री से इंतजार था। और आखिरकार देखते ही देखते इसी एक खूबसूरत सिंगल के साथ क्रिकेट के भगवान ने अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक और यादगार शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर इस फाइनल मुकाबले में कंगारुओं की औकात भी बता दिया। पूरा स्टेडियम अब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, मानो ऐसा कि कोई मैदान पर तबाही से आ गई हो। हर कोई इस पल को अपनी आंखों में संजोना चाहता था। ये कुछ और नहीं था बल्कि उस समय सचिन के प्रति लोगों का प्यार ही था। लेकिन अब यहाँ से भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी कंगारुओं को पूरी तरह से अब कूटने का अब मन बना चुके थे, इसलिए वो भी अब अपना जोरदार पर जोरदार प्रहार किए जा रहे थे। परंतु इसी बीच इस मैच में एक बार फिर से पारी के 42वें ओवर में क्रिकेट के भगवान का सामना स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न से होता है। और इसी ओवर में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए बैक टू बैक 2 झनाटेदार चौका लगा देते हैं और साथ ही साथ उनको ये भी बता देते हैं कि यूं ही नहीं उन्हें पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है। लेकिन तभी देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी कंगारुओं की लंका लगाते हुए अपना भी शानदार और शतक पूरा कर लेते हैं और अपने भी बल्ले को उठाकर अब ऊपर की ओर लहरा देते हैं। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी उनके भी इस शानदार और शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन इस फाइनल मुकाबले में क्रिकेट के भगवान के साथ मिलकर 100 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप कर चुके थे। और साथ ही साथ वो अब अपनी टीम को भी इस मैच में अब काफी जीत के करीब पहुंचा चुके थे। लेकिन अब यहां से तो क्रिकेट के भगवान मैदान में तूफान मचा रहे थे, जिसमें अब समस्त कंगारू गेंदबाज उड़ रहे थे। पूरा स्टेडियम अब उनके गगनचुंबी छक्कों से दहल उठा था।
हर भारतीय खिलाड़ी और हर भारतीय फैंस अब सिर्फ जश्न ही मना रहे थे। लेकिन तभी कास्परोविक के पारी के 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिकेट के भगवान भी अंपायर स्टीव बकनर के गलत फैसले की वजह से एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 131 गेंदों में 134 रनों की अपने जीवन की सबसे ऐतिहासिक और यादगार पारी खेलकर वो अब डगआउट की ओर चल देते हैं। लेकिन आज जाने से पहले क्रिकेट के भगवान अपने करोड़ों भक्तों का दिन बना दिए थे और साथ ही साथ वो इस पारी से अकेले ही कंगारुओं को भी कंगाल कर दिए थे। खैर, अब यह मैच लगभग भारतीय टीम पूरी तरीकों से जीत चुकी थी, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 33 गेंदों में मात्र 25 रनों की ही जरूरत थी। इसलिए यहां से कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन और ऋषिकेश कनिटकर ने कुछ शानदार बाउंड्री लगाते हुए इस मैच को ही फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को यह कोको कोला कप का फाइनल मुकाबला 9 गेंद शेष रहते ही पूरे के पूरे 6 विकेट से जितवा दिया। सचिन तेंदुलकर के 131 गेंदों में 134 रनों के इस मैच में खेली गई उनके जीवन की सबसे ऐतिहासिक और यादगार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ इस पूरे टूर्नामेंट में फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज का भी। इस मैच के बाद वार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सचिन तेंदुलकर इस मैच के बाद से उनके सपने में आने लगे थे और वहां भी उनकी पिटाई करने लगे थे, जिसके कारण वो कई रातों तक ठीक से सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी वो अपनी आंख बंद करने की कोशिश करते थे तो सचिन का चेहरा और उनका शॉट उनके आंखों के सामने एक डरावने सपने की तरह घूमने लगता था। तो दोस्तों, शेन वार्न और पूरी कंगारुओं की कई रातों की नींद उड़ा देने वाली क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के ना भूलने वाली उनके जीवन की सबसे ऐतिहासिक और यादगार पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।